हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति क्या है। और भारत में इतनी तगड़ी आबादी है, उसको देखते हुए अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अगर हम काम करेंगे तो उससे क्या भारत को फ़ायदे हो सकते हैं और भारत इस क्षेत्र में क्या कार्य कर रहा है, उन सारे मुद्दों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों स्थानों पर स्थित है। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कहा जाता है, वो भारत के बिल्कुल मध्य से होते हुए जाती है और 8-9 राज्यों को टच करते हुए जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, शायद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिज़ोरम, इन सबको काटते हुए जाती है। तो मतलब कि एक बहुत बड़े भारत के क्षेत्र में हम सौर ऊर्जा को ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं, उसको देखा जा सकता है। ऐसे में आपको पता है कि जो सोलर इंसोलेशन जो है ना? सौरिक प्रकाश जो है, वो ज़्यादा मात्रा में पड़ता है 0 डिग्री के पास, या फिर 0 डिग्री से लेकर के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा मात्रा में अनुभव किया जाता है। तो ऐसे में भारत के पास एक बहुत बड़ा चांस है कि वो इस प्राकृतिक जो देन है उसका सदुपयोग करते हुए अपने ऊर्जा क्षमता को बढ़ाए और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारा काम करे, प्रगति करे। ये भारत के लिए एक बड़ी बात है और लगभग 300 दिन भारत में खुली धूप प्राप्त होती है। इस खुली धूप का सदुपयोग करते हुए भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। अगर देखा जाए तो भारत में इतनी तगड़ी आबादी है और पारंपरिक तरीके से अगर हम बिजली का उत्पादन करते हैं, जैसे कोयला से हम बिजली का उत्पादन करें, तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च होते हैं, धन की लागत ज़्यादा आती है। ऐसे में अगर हम सौर ऊर्जा इन सब के ओर जाएँ तो ज़्यादा मात्रा में जो पॉल्यूशन होता है वो भी नहीं होगा और भारत को बड़ा ही से फ़ायदा हो सकता है। 300 दिन भारत को सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, ऐसे में इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। अगर 2035 तक देखें तो भारत में 7 गुना ज़्यादा सौर ऊर्जा का डिमांड बढ़ने की संभावना है 2035 तक। ऐसे में भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो इन सारे जो डिमांड आने वाले हैं 2035, 2040, 2050 तक, उस सारी माँगों को पूरा करने के मद्देनज़र जो भी इनपुट्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके बढ़ाने का प्रयास करें। तापीय ऊर्जा के माध्यम से, कोयले के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा लागत ये सारे आते ही हैं और प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। ऐसा तो है नहीं कि असीमित है, कोयला बहुत ज़्यादा है और भारत में जो कोयला है, उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है या जो उसका हम कह लें कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, मीन्स कि 1 किलोग्राम फ्यूल कितना ऊष्मा या कितना ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, उसको हम एक साइंटिफिक उसका नेम है, वो क्षमता मीन्स उसकी क्या है। तो भारत की कोयले की ऊर्जा उत्पादन की क्षमता ज़्यादा है नहीं, तो भारत ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छे जो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है वो मंगाता है। तो वो कोयला मंगा करके फिर हम भारत में एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये तो मतलब गजब बात हो गया। तो ऐसे में भारत को ये प्रयास करना होगा कि वो कैसे नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के रूप में कैसे अपने आप को स्थापित करें, क्योंकि ऊर्जा की मांग भी निरंतर बढ़ती जा रही है। देश की आबादी भी 140 करोड़ के आसपास है, बहुत तगड़ा हम प्रगति कर रहे हैं जनसंख्या के क्षेत्र में। ऐसे में 2035 तक 7 गुना ज़्यादा ऊर्जा की डिमांड भी बढ़ने वाली है, तो उन सब के मद्देनज़र हम इस क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट करें, तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। हम बार-बार इसको बता रहे हैं कि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, तापीय ऊर्जा, कोयले से जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन होता है। पूरे विश्व में केवल तापीय ऊर्जा या ऊर्जा के उत्पादन के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में 20 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार के जो दूषित गैसें होती हैं, उसका उत्सर्जन हम करते हैं, एमिशन करते हैं। तो इतना ज़्यादा मात्रा में अगर हम
कर रहे हैं 20 अरब टन, कम नहीं होता है, 20 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सारी गैसें एटमॉस्फेयर में जाकर के फैलेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि एयर पॉल्यूशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, जो वैश्विक ऊष्मन होता है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और ग्लोबल वार्मिंग होने से, क्लाइमेट चेंज होने से एक तरफ कहीं ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है, तो कहीं ज़्यादा मात्रा में सूखा पड़ता है। कहीं साइक्लोन्स आते हैं तो कहीं कुछ आता है। माने पूरा जो एटमॉस्फेरिक जो चीज़ें हैं, परिघटनाएँ हैं, उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा खामियाज़ा जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जैसे भारत हैं, श्रीलंका है, मालदीव है, जितने गरीब देश हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इन सबको भुगतना होता है। ऐसे में हम लोगों को परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से दूर जाना होगा और गैर परंपरागत यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर जाना होगा, ताकि हम क्लाइमेट चेंज होने से बचा सकें। और जो प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं, प्राकृतिक जो डिज़ास्टर्स जो आते रहते हैं, आपदाएं जो आती हैं, उससे हम बच सकें। तो अगर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जो सोलर पैनल है भारत इंपोर्ट कराना होता है ज़्यादा मात्रा में चीन से। तो ऐसे में चीन के ऊपर निर्भरता हमारी बढ़ेगी, और चीन के ऊपर निर्भरता बढ़ेगी तो हमारा जो डॉलर है भारत से हमें देना होगा उनको। ऐसे में हमारा जो भारतीय मुद्रा जो भंडार है, जो फॉरेक्स रिजर्व जिसको कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी वैश्विक मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में धन का निष्कासन होगा। और भारत से अगर डॉलर जाएगा तो भारत का मुद्रा कमज़ोर होगा, रुपया में कमज़ोरी आएगी। ऐसे में मतलब हम कर भी क्या सकते हैं, हमें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के पास जाना है, और इसके लिए हमें चीन के ऊपर निर्भर होना ही पड़ेगा। और चीन तवांग क्षेत्र में जो अरुणाचल प्रदेश का जो एक ज़िला है तवांग, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी मतलब वो आकर के आक्रमण, मतलब हाथापाई ये सब कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी बयान दिया कि बॉर्डर पर सैनिकों की पिटाई हो रही है। तो जयशंकर, जो एस जयशंकर जी ने हैं, भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि पिटाई शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए भारतीय सेना के लिए, इससे भारतीय सेना का मोराल डाउन होता है। तो सीमा पे जितने भी उसके द्वारा कृत्य किए जाते हैं वो सारे तो मतलब वो अलग मुद्दा है, उस पे हम डिस्कशन करेंगे किसी अन्य दिन। लेकिन इन सब को देखते हुए अगर हम चाइना से व्यापार करना बंद कर देंगे तो भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हालांकि इम्पोर्ट हम ज़्यादा मात्रा में करते हैं, लेकिन फिर भी चाइना के ऊपर जो हमारी व्यापारिक निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है, और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सोलर पैनल को मंगाना पड़ेगा, वहीं से मंगाना पड़ेगा। अब अगर प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा व्यवस्था करते हैं कि भारत में ही सोलर पैनल का उत्पादन हो, कुछ ऐसा मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, ये सारी चीज़ करें, तो भारत में ही अगर सोलर पैनल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में काम हो तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तो चुनौती तो है, इसके लिए एक बड़ी चुनौती ये भी मानी जा सकती है कि भारत मतलब भूमि का अधिग्रहण करना होता है। यानी सोलर पैनल लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया लगेगा जहाँ पर हम पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे। तो ऐसे में भूमि का अधिग्रहण करना, फिर सोलर पैनल को इंपोर्ट करना, उसकी महंगाई भी ज़्यादा होती है। यानी अभी देखा जाए तो 1 किलोवाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए लगभग 1 लाख रुपए की लागत आती है। उससे बहुत फ़ायदे भी हैं, लेकिन जो कठिनाई है वो है ही। और एक बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि जो सोलर पैनल हम यूज़ कर लिए, वो ख़राब हो गया तो कचरा उसको कहते हैं, यानी कि वेस्ट। तो सौर कचरा जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। 2050 तक अनुमान है ऐसा कि 2050 तक भारत में 18 लाख टन सौर कचरा हो जाएगा। अब 18 लाख टन सौर कचरा होगा तो उसका मेंटेनेंस, उसका हम कह लें कि व्यवस्था कैसे होगा, तो ये भी सारी बातें हमको सोचना होगा। तो ये चुनौती बड़ी है। एक तो चुनौती में पहला क्या है कि भूमि का अधिग्रहण करना होगा, दूसरा क्या है कि सोलर पैनल को हमें चाइना से इंपोर्ट कराना होगा, तो इससे हमारा भारत का जो पैसा है वो मतलब डॉलर वो खिसकेगा यहाँ से, तो भारत का रुपया कमज़ोर होगा। तीसरी चुनौती ये है कि
2050 तक ऐसा अनुमान है कि 18 लाख टन सौर कचरा हो जाएगा, तो उसके भी निपटान के लिए हमें काम करना होगा। तो ये कुछ बड़ी चुनौतियाँ हैं और लागत तो आता ही है। 1 किलोवाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए 1 लाख रुपए का लागत लगभग आता है, तो लागत भी बहुत तगड़ा है। और भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं जिससे कि सोलर पैनल को इंस्टॉल करने वाले को सब्सिडी दी जाए, सोलर पैनल इजी रेट पर प्रोवाइड किए जाएं। तो ये सारे भारत सरकार काम भी करती है। कुसुम करके एक प्रोग्राम है जिसके तहत किसान जो है वो सोलर पैनल को अपने खेत में अगर लगाएंगे तो वहाँ सोलर मतलब उनके खेत में लगे सोलर पैनल से जो बिजली का उत्पादन होगा, तो अ, जो एक्स्ट्रा बिजली है वो स्थानीय जो केंद्र है वहाँ पर जाकर के उसको बेच भी सकते हैं। यानी सोलर पैनल से बिजली का उत्पादन करें, उसको बैटरी में स्टोर करें, फिर जाकर के उसको मार्केट में बेच दें, या जो सरकारी केंद्र है वहाँ पर जाकर के बेच दें। और सरकार जो है कुसुम योजना के तहत किसानों को आसानी से सब्सिडाइज्ड रेट पर सोलर पैनल इत्यादि चीज़ें प्रोवाइड कर भी रही है। तो एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। सरकार इस क्षेत्र में बड़ा ही काम कर रही है। बहुत सारे सोलर पार्क बना रही हैं। जैसे कि 1-2 साल पहले मध्य प्रदेश में एक जिला है रीवा करके, जो छत्तीसगढ़, झारखंड या यूपी के सोनभद्र जिले से लगा हुआ एक जिला है रीवा। तो वहाँ पर भी भारत सरकार ने सोलर पार्क ये सारी चीज़ें बनाई हैं। दिल्ली का कुछ एक मेट्रो है वो भी वही रीवा जो सोलर पार्क है वहाँ की बिजली से ही मेट्रो भी चलाई जा रही हैं। राजस्थान, गुजरात, ये सब बहुत ही उन्नत क्षेत्र हैं जहाँ पर हम सोलर पैनल को इंस्टॉल करके बहुत ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो भारत के पास क्षमता है और भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास पैसा भी है, सब कुछ है। सारी परिस्थितियों को, सकारात्मक परिस्थितियों को मिला करके, जोड़ करके अगर हम इस क्षेत्र में काम करेंगे तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा होगी। सिक्योरिटी खाली बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं होता है। सिक्योरिटी कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, मैनी काइंड्स। जैसे ऊर्जा सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, जल सुरक्षा है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, मैरीन सिक्योरिटी है, समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक सुरक्षा है। तो कई प्रकार की सुरक्षाएं होती हैं। वो सारी चीज़ें अगर हमारे हित को ध्यान में रखा जाएगा तब जाकर के पूरे भारत की सुरक्षा सही प्रकार से की जा सकेगी। तो ये है, भारत इस क्षेत्र में काम कर रहा है। और सोलर पैनल को कहाँ पर इंस्टॉल किया जाए, तो भूमि की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आबादी करीब 140-50 करोड़, बहुत तगड़ी आबादी भारत की। मतलब हमारी जो आबादी ज़्यादा है तो इससे कई सारे नुकसान भी हैं, कई सारे फ़ायदे भी हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे किसी अन्य दिन कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। और भारत में वो जनसंख्या ज़्यादा है तो इससे फ़ायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, इस डिबेट को भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से किसी दिन। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से भूमि अधिग्रहण करने में दिक्कत तो आती ही है। और भारत में हर 5वां व्यक्ति गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल है। यानी 20% ऑफ इंडियंस आर बीपीएल, यानी कि उनके पास अच्छे मकान, अच्छा खाद्यान्न, ये सब तो होगा नहीं। और भारत सरकार ने वायदा किया था कि 2022 के अंत तक 2 करोड़ मकान प्रोवाइड करेगी। अगर वो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं तो उन घरों के ऊपर छत पर हम पैनल्स लगा करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा बढ़िया उपाय के रूप में हम देख सकते हैं। और भारत में 6.5 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। 2011 की जनगणना जो सेंसस हुई थी उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में 6.5 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं, स्लम एरिया में निवास करते हैं, जहाँ पे अच्छी मात्रा में, मतलब अच्छे गुणवत्तापूर्ण पानी, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे शिक्षा, साफ सफाई, ये सब नहीं होता है। हमने इसको देखा है दिल्ली में कि स्लम एरिया, गंदी बस्तियाँ कैसी होती हैं, कितने बुरी स्थितियों में लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। इसको हमने अपनी आंखों से देखा है और एक दिन वहाँ पर रह करके, जी करके भी देखा है कि क्या जीवन है। सुबह सुबह जाते हैं, एक
एक ही स्थान पे कम से कम 50-60 टॉयलेट्स बने हुए हैं, उसी में सब जा रहे हैं, 2-2 रुपए दे करके सब जा रहे हैं, पूरा इतना गंदा वो है। पीने का पानी नीले-नीले टैंकर आता है पानी लेकर के, लोग जाते हैं बाल्टी लेकर के जाते हैं, उसमें पानी भर के लाते हैं और उसी पानी से उनको दिन भर काम करना होता है। उनके बच्चे फैक्ट्रियों में जाकर के काम करते, कितनी बहुत बेकार स्थिति है। दिल्ली के जहांगीरपुरी ऐसे कुछ स्थान है, बड़ा फेमस मार्केट है वहाँ का। तो वहाँ सबके स्लम्स एरिया में जाकर के आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा बेकार है। और एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया मुंबई में है, धारावी करके स्थान है। तो भारत में स्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, गंदी बस्तियाँ, मलिन बस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं। तो वहाँ से सामाजिक जो अपराध वगैरह होते हैं वो घटनाएं भी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती हैं, क्योंकि रोटी के लिए आदमी क्या ना करे। अच्छा, एक तरफ गंदी बस्तियां हैं तो वहीं बगलिए में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें भी बनी हुई हैं। मतलब एक तरफ झोपड़ी है और दूसरी ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। एक और गरीब का बच्चा नाली में गुड़ डाल करके बैठा हुआ है, बगलिया अमीर का बच्चा आराम से झूलना झूल रहा है, बढ़िया बड़ा बड़ा झूला झूल रहा है। तो कितना डिस्क्रिमिनेशन, कितना डिफरेंस है वो देखा जा सकता है एक ही स्थान पर। जहांगीरपुरी के उसी स्थान पर मैंने देखा कि एक गंदी बस्ती में लोगों का जीवन कैसे है, और वहीं दरियाँ बगलियाँ देखा कि एक हाई राइज बिल्डिंग है एंड द किड्स ऑफ दैट हाउसेस दैट फ्लैट आर इन ए गुड पोजीशन, दे हैव गॉट ए गुड लाइफ स्टाइल। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, उसको एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। तो अगर उन गंदी बस्तियों को सुधारा जाए, वहाँ पर अच्छे मकान बनाए जाएँ, गरीबों को उस मकान को दिया जाए और उनके छतों पर ही सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाए। उनसे कहा जाए सोलर पैनल को लगाओ, वहाँ से बिजली का उत्पादन करो और बिजली को सरकार को बेचो, आपको पैसा मिलेगा, बैठे बैठे रोजगार मिल गया, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये चीज़ें हैं और सरकार का लक्ष्य ये है कि 2022 के अंत तक गैर नवीकरणीय, माफ करिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, है ना, माने कि जो रीन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन करें। ध्यान रहे, सरकार का लक्ष्य था कि 2022 के अंत तक ऊर्जा उत्पादन का जो नवीकरणीय स्रोत है, यानी रीन्यूएबल जो एनर्जी का सोर्स है, उससे 175 गीगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन करें और 4 क्षेत्रों से। सबसे ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी से 100 गीगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन करें। दूसरा, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट का। तीसरा, बायोमास एनर्जी से 10 गीगावाट का। और चौथा, जल विद्युत से 5 गीगावाट का। तो 2022 के अंत तक भारत सरकार का लक्ष्य था कि वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन करे, जिसमें से 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट फ्रॉम विंड एनर्जी, 10 गीगावाट फ्रॉम बायोमास एनर्जी एंड 5 गीगावाट फ्रॉम हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी, यानी जल विद्युत। तो सोलर एनर्जी का महत्व कितना ज़्यादा है यहाँ से भी देखा जा सकता है। और इससे फ़ायदा एक बहुत बड़ा ये है कि रोज़गार बहुत ज़्यादा मात्रा मिलता है। 1 गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 4000 लोगों को रोज़गार मिलता है। 4000। तो 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन होगा अकेले सोलर एनर्जी से, तो 100 गुणे 4000, अरे गणित बहुत तगड़ा, आप जोड़ी घटाइए, यानी 4000 में 2 जीरो और लगा दें, 1 जीरो और बढ़ा दें तो 40,000 हो गया, 1 जीरो और बढ़ा दें 4 लाख हो गया, यानी 4 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है अकेले सोलर एनर्जी से। कितना तगड़ा। भारत सरकार 40 लाख रोजगार देती है कुल मिला करके, भारत सरकार की बात कर रहे हैं। हर राज्यों की सरकारें जो है उनकी बात नहीं, जो केंद्र सरकार है उनकी जो विभिन्न नौकरियां हैं उसमें 40 लाख नौकरियां हैं। अकेले सोलर पावर वो दे रहा है 4 लाख नौकरी। अगर इसको हम पूरी क्षमता के साथ ऊर्जा को उत्पादन करना शुरू कर दें तो बड़ी बात है।
अगर अगर भारत अच्छे तरीके से इस क्षेत्र में काम करेगा तो 2035 तक कुल पूरे विश्व में जितना भी ऊर्जा का उत्पादन होता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से, सौर ऊर्जा से मुख्य रूप से, उसका 8% कंट्रीब्यूशन अकेले भारत का होगा। और 2035 तक ही अनुमान है ऐसा, अगर सब कुछ अच्छा रहा बढ़िया, तो 363 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के साथ भारत विश्व के अगुआ देशों में हो सकता है। और भारत इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था 2015 में, जब पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था पेरिस में ही। तो 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस, भारत ने अगुवाई की थी, भारत ने प्रयास किया था, तो भारत और फ्रांस के नेतृत्व में जा करके अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना हुआ था। इसमें क्या है, इस समय 122 देश हैं इस संगठन में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा मात्रा में पड़ता है, इन रेखाओं के बीच में अवस्थित जो कंट्रीज हैं उनका एक गुट है ये अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन या संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा में है, गुरुग्राम में। और एक साल PCS के प्रीलिम्स ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुरुग्राम भारत में है, दरिया है, हरियाणा में है, दिल्ली के पास। और एक तथ्य ये भी है कि अगर पूरे विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी से सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, तो ऐसे 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 5 अकेले एशिया महाद्वीप में हैं, जिसमें अपना भारत, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम है। तो भारत की उपलब्धि इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करना है, मेरे ख्याल से पर्याप्त डिस्कशन है सौर ऊर्जा के बारे में। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखेंगे और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो भारत में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर लगा हो तो बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर वेयर करिए, है ना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।